हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज आप लोग सभी विद्यार्थी को बताने आए हैं कि आपका जो है मॉडल पेपर 2 जो है, कल आप लोग मॉडल पेपर 1 पढ़े थे, आज आपका मॉडल पेपर 2 आ गया है। तो आप लोग यहाँ देख भी रहे हैं। और एक चीज और हम सारे विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि पहले आप हमारी वीडियो को देखिए, समझिए। जब समझ में आ जाएगा तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले आप पढ़िए, जजमेंट कीजिए कि सर अच्छा से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद तब आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए हमें कि हम आपके साथ या आप जो पढ़ा रहे हैं वो आपकी पढ़ाई कैसे होती है या कैसा आपको लगता है, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाती है। हम आगे की ओर आपके लिए मेहनत करने के लिए अक्सर रहते हैं। तो चलिए इन सारी बात के साथ हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। यानी आपकी तो आप सभी जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी लोग को जो है गुरु आशीर्वाद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें समय दे रहे हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो एक ही चीज कहेंगे कि जहाँ गुरु वहीं सफलता। हम तो ये 100% की गारंटी लेते हैं कि आप सही से पढ़े तो आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। डियर स्टूडेंट्स, अभी के दौर में अभी आपकी एग्जाम आ गई है। फरवरी में एग्जाम है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी से हमें मेहनत करनी है। तो अभी भी बच्चे को लगता है कि अरे अभी बहुत समय है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा वैसे विद्यार्थी को कि अगर आप अभी से भी नहीं पढ़ते हैं, नहीं अगर मेहनत करेंगे तो आप अपने माँ बाप का सपने को तोड़ रहे हैं और अपने मंजिल को खो रहे हैं और अपने करियर में आप कुछ करने वाले भी नहीं हो पाइएगा। इसलिए उठो, जागो और तब तक जगे रहो जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मित्र ये नहीं कि मित्र की हम मना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं कि मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे। आप दोस्ती करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने लक्ष्य को भी भेजना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ठीक है? और रात में, सुबह में, मॉर्निंग में जब भी आपको समय मिले तो जरूर पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। कल 10 क्वेश्चन करा चुके थे, आज 11 से करा रहे हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आया कि आर्थिक संकट। नहीं, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आर्थिक संकट क्या है? तो अर्थशास्त्र में, यहाँ पे ये गलत हो गया है, अर्थशास्त्र में आने वाली वैसी स्थिति, यानी इकोनॉमिक्स में, आर्थिक में, अर्थशास्त्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कौन कौन? पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा व्यापार का विकास। तीनों चीज देखिए। आर्थिक संकट से क्या समझते हैं? तो आर्थिक संकट क्या होता है कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार यानी कृषि, उद्योग और व्यापार क्या हो जाए? अवरुद्ध हो जाए, यानी नहीं हो, खत्म हो जाए, जिससे लाखों लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाए, बैंक और कंपनियों का दिवाला निकल जाए। यानी बैंक और ये जो है कंपनी, जो भी कंपनियां चलेगी, जो फैक्ट्री निकलेगी, जो भी चलती है, उस सबका दिवाला निकल जाए, बम हो जाए, कुछ नहीं हो, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों बाजार में कोई कीमत न रह जाए, उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक संकट कहते हैं। अब जैसे इसकी तो आसान भाषा में जान लीजिए। आर्थिक संकट, हम किसान हैं, अगर हम खेती करें, हम किसान हैं, सब्जी को उपज की और मार्केट में उसको लेके गए, हम अपना समय भी दिए, पैसा भी इन्वेस्टमेंट किए खेती करने में, और मार्केट में जाने के बाद जो है वो 1 रुपये में भी अगर नहीं बिके तो वो हमारे लिए क्या है? आर्थिक संकट ही नहीं जी।
हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए और हमारा बिजनेस फ्लॉप कर गया, तो हमारे लिए क्या है, वो आर्थिक संकट है। ठीक है। अगर कोई बैंक किसी को लोन दिया और वो लोन उसे जो है वापस अगर नहीं किया जाएगा तो उस बैंक के लिए क्या होगा, आर्थिक संकट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जो है जन आंदोलन था, टिप्पणी करें। तो आपको पता भी है कि असहयोग आंदोलन जो है प्रथम जन आंदोलन कैसे हुआ, इसके बारे में जानिए। तो 1920 में जब गांधी जी के नेतृत्व में ये चलाया गया था, क्या चलाया गया था, असहयोग आंदोलन। याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था और कब। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया था। तो देखिए 1920 में जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया, और असहयोग आंदोलन जो है इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इससे पूर्व जो है, पूर्व के सभी आंदोलन आर्थिक व सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा जो है अपने हितों की रक्षा अथवा पूर्ति के लिए चलाए गए थे। अब आपको बता देते हैं, जन आंदोलन असहयोग आंदोलन में 1920 में जो चला, उससे पहले जो भी आंदोलन चला था वो सब क्या था, किसी न किसी धर्म विशेष, किसी आर्थिक के लिए। तो यहाँ पे हम आप क्लियर भी कर रहे हैं कि किसी पूर्व में सभी आंदोलन जो थे किसी आर्थिक के लिए, सामाजिक आधार पर, और किसी वर्ग विशेष के द्वारा, यानी किसी वर्ग विशेष के द्वारा कोई भी एक वर्ग के लोग या कोई एक समुदाय के लोग अपना चलाए थे, तो उनके द्वारा जो है अपने हित की रक्षा, यानी अपने लिए या अपने समुदाय के लिए पूर्ति के लिए उन्होंने चलाए थे, वो चलाया गया था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे, लेकिन जब जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसके कार्य इस तरह के थे कि लोग अपना योगदान कर सके, और असहयोग आंदोलन में लोग अपना योगदान कर सके, इस तरीके का उन्होंने एजेंडा बनाया था। क्या एजेंडा था, जैसे सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक जो है अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, और सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सारी चीज का जो है जनता ने अपने अपने स्तर के अनुरूप इन कार्यक्रमों में योगदान दिया और असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। यानी इसमें क्या हुआ कि जब असहयोग आंदोलन के जो कार्य थे वो निम्नलिखित थे, और इसमें जो है सभी तरह के लोग जो है इसमें अपना योगदान दिए, चाहे वो सरकारी उपाधियों में हो या किसी पद को थे, पदों पर भी उन्होंने त्याग दिया, सरकारी स्कूल और अर्ध सरकारी उत्सवों का भी उन्होंने बहिष्कार किया, और सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का जो है उन्होंने बहिष्कार किए, और सरकारी न्यायालयों का भी बहिष्कार किया। और उन्होंने एक ही चीज कहा असहयोग आंदोलन में, क्या कहा कि हमें अपनी जो है स्तर के अनुरूप कार्यक्रमों में योगदान होना चाहिए, यानी हमारी जो अनुरूप है, हमारा जो स्तर है उस स्तर का कार्यक्रम होना चाहिए, उसमें हमारा योगदान होना चाहिए। और असहयोग आंदोलन जो है जन आंदोलन का ही रूप प्रदान किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया था। यानी आजीविका मतलब उसका होता है जीवन, क्या होता है, आजीविका मतलब होता है जीवन, यानी उसके जीवन को किस तरह जो है प्रभावित किया था। तो देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए हुए। ठीक है, क्या क्या किए थे कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो है बड़े बड़े कारखाना स्थापित किए हुए, जिसके समक्ष छोटे उद्योग टिक नहीं सके। बस एकदम सही बात है कि जब जहां बड़ा बड़ा कारखाना रहेगा वहां छोटा उद्योग चलेगा जी, नहीं चलेगा। जहां बड़े लोग हो, जहां अमीर लोग हो, क्या वो गरीब को देखना चाहेंगे?
नहीं देखना चाहेंगे। तो उसी तरीका से कि जब बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए तो छोटे छोटे जो उद्योग थे वो टिक नहीं सके और सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई। यानी समाज में जो है भेदभाव स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। और औद्योगिकरण ने मजदूरों को आजीविका को इस तरह नष्ट कर दिया कि उसके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए भी धन नहीं रहा। बड़ा बड़ा फैक्ट्री क्या किया, एकदम कम मतलब जो है दामों पे जो है बेचना स्टार्ट कर दिया। और उससे क्या हुआ कि जो लोग के पास छोटा छोटा उद्योग था, जो पैसे में वो लोग जो अपने जीवन को यापन कर रहे थे, आजीविका को चला रहे थे, उस पर वो सबसे ज्यादा हावी हो गया। अगर मान लें कि आज हम अगर 5 ये कलम हमारे पास है और ये कलम हम बना रहे हैं, 5 रुपया हमारा, इस पर अगर 3 रुपया खर्च है तो 5 रुपया में हम बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी कंपनी आएगी तो हम आज 10 को बनाएंगे तो हम 5 रुपये इसको बेचेंगे, तो फिर भी हमको 2 रुपये बेनिफिट होगा। लेकिन बड़ी कंपनी जो है उसी चीज को क्या करेगा, एक बार में 1000, 2000, 15,000 बनवाएगा और उसको 1 रुपया प्रॉफिट पे बेचेगा। तो फिर हमको यहाँ पे लॉस लगेगा कि नहीं लगेगा। वो मार्केट में बेचेगा 3 रुपये और हम बेचेंगे इसको 5 रुपये, तो पहले किसका सामान खरीदेगा लोग, पहले 3 रुपये वाला खरीदेगा, उसके बाद 5 रुपये वाला खरीदेगा। तो सेम यहीं पे यहाँ पे भी वही हुआ कि जब बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए तो जितने छोटे उद्योग वाले थे उनका सारा चीज खत्म और उन लोगों को क्या हुआ, और समाज में भेदभाव की शुरुआत हो गई। अरे वो तो ये चीज कर रहा है, वो कारखाने वाले जो है कि कम में दे रहे हैं, तुम ज्यादा महंगा दे रहे हो। इस तरीका से जो है भेदभाव आपस में स्टार्ट हो गया, जिसके कारण मजदूरों की जो जीविका जो थी इस तरह नष्ट कर दिया गया। यानी मजदूर क्या करते थे कि आप हमको 500 रुपया में काम करवाते हैं और वो फैक्ट्री में, कारखाने में हम जाते हैं तो हमको 500 रुपया देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए जो है कि इसका नष्ट हो गया कि यहाँ हम आपको 100 रुपया में काम दे रहे थे, वहां वो 500 रुपया में दे रहा है, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि उसके पास दैनिक जीवन को जो है दैनिक उपयोग की वस्तु खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं रहा। और अब मजदूर और बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया। जब नीचे जो छोटे छोटे उद्योग वाले जो थे, जो कारीगर थे, जो मजदूर थे, वो लोग जब छोड़ दिए, जब वो उनका जब बर्बाद हो गया, वो लोग क्या किए, एक झुंड बनाए मजदूर और जो है कारीगर लोग, और झुंड बनाकर घूमना स्टार्ट किया और मशीनों को तोड़ने में लग गए कि भाई जो भी बड़ा बड़ा जो कारखाना था उसकी मशीनों को क्या करने लगे, वो लोग तोड़ने में स्टार्ट कर दिए। और अपनी स्थिति में सुधारने की अपेक्षा उन्होंने आंदोलन को शुरू कर दिया, ठीक है। क्या किया कि अपनी स्थिति जो सुधारनी चाहिए थी वो सुधारने के बजाय वो लोग क्या किए, आंदोलनें स्टार्ट कर दिए। और यही आंदोलन, इससे जो है वर्ग संघर्ष की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण ने जो है मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो बड़े कारखाने ने जब अपने कारखाना जब स्टार्ट किया था औद्योगिकरण के फलस्वरूप, और जब स्थापित किया तो छोटे कारखाना टिक नहीं पाया, जिसके कारण जो है उनको समाज में भेदभाव स्टार्ट हो गई। और भेदभाव स्टार्ट होने के वजह के कारण जो है उनका सारा चीज बिखर गया। मजदूर जो है भटकने लगे, एक समूह बना लिए और वो बड़े बड़े कारखाने जो भी थे उस सबको क्या करने लगे, वो लोग तोड़ना स्टार्ट किया। और तोड़ने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि वर्ग संघर्ष की जो है शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव के कृषि जय जो है, गांव के कृषि जय आर्थिक क्रियाओं की विशेषता को दर्शाएं, यानी आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। तो देखिए इसका आंसर है कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा होता है। आज किसी भी गांव को देख लीजिए, सारे गांव के लोग कृषि से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो लोग कृषि पे आश्रित ही रहते हैं। और खेती और पशुपालन उनकी आजीविका का प्रमुख साधन होता है। किसी भी किसान का कृषि ही और पशुपालन ही उनका क्या होता है, आजीविका का प्रमुख साधन है। और उनकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि उत्पादन है। और उनकी जो है किसी भी किसान का, कृषि मतलब होता है, कृषि मतलब किसान का, किसान का जो है आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषता के बारे में बता रहे हैं
कि किसी भी किसान का जो होता है आय का प्रमुख स्रोत उसका क्या होता है, कृषि यानी खेती बाड़ी। और गांव की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि गांवों की अर्थव्यवस्था जो होती है वो किस प्रधान पे होती है, तो गांवों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जो जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरीका से जो है कि गांव के कृषिजय जो है, जो किसान होते हैं उनके आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को हम बताए हैं कि उनकी आर्थिक क्रियाकलाप क्या होती है। तो जान लीजिए बड़ा हिस्सा संबंधी किसान होता है, उनका सबसे बड़ा जो होता है कृषि संबंधी होता है, खेती और पशुपालन होता है, और उनका प्रमुख जीविका का सबसे प्रमुख साधन जो उनका ये खेती और पशुपालन होता है। प्रमुख का स्रोत कृषि उत्पादन है, क्योंकि जब उनकी आय नहीं आएगी कृषि से, ठीक है, कृषि से जब आय नहीं आएगी तो उनका कुछ नहीं होगा। ठीक है, और गांव की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है, क्योंकि गांव के सारे लोग जो होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, कृषि पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन का संक्षिप्त परिचय दे। तो देखिए लेनिन क्या है, लेनिन का संक्षिप्त परिचय। तो रूस में बोलेस्विक क्रांति का प्रणेता कौन था भाई, तो लेनिन था। यानी लेनिन जो थे वो रूस में बोलेस्विक क्रांति, ठीक है, बोलेस्विक क्रांति के नेता थे, जिनका जन्म, यहाँ देखिए जिनका जन्म जो है 10 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे सिम्ब्रक नामक गांव में हुआ था। अब आपसे पूछेगा कि लेनिन का जन्म कब हुआ था, तो लेनिन का यहाँ पे हम बताएंगे कि लेनिन का जन्म जो है 10 अप्रैल 1870 को। क्लियर, यहाँ पे जो हम आपको यहाँ बता भी रहे हैं यहाँ पे कि लेनिन का जन्म कब हुआ था, तो 10 अप्रैल 1870 को। कहाँ हुआ था, तो वोल्गा नदी के किनारे जो एक सिम्ब्रक नामक गांव है वहां पे हुआ था। और वह जो थे जारशाही का विरोधी थे। ठीक है, किसका विरोधी थे, लेनिन जो थे जारशाही का विरोधी थे और मार्क्सवाद का समर्थक था। आपसे पूछेगा भी ऑब्जेक्टिव में, बच्चों को लोग पूछता भी है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से पढ़िए कि लेनिन के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन किसके विरोधी थे, तो जारशाही का विरोधी थे और मार्क्सवादी का वो समर्थक थे। दैट इज क्लियर, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। और उसने सोशल डेमोक्रेटिव यानी वो जो थे वो कौन सी पार्टी के सदस्य थे, तो जान लीजिए वो जो थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए थे और बोलेस्विक क्रांति का जो थे वो दल के नेता बन गए। क्या बन गए, दल के नेता बनते हैं। और 1905 में जब रूसी क्रांति हुई तो उसमें उन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। और मार्च 1917 में जब वो स्विट्जरलैंड गए थे, स्विट्जरलैंड से जो है रूस जब वापस आए, उसने बोलेस्विक क्रांति दल का क्या किया था, नेतृत्व ग्रहण किया। और अप्रैल में थीसिस में उसने बोलेस्विक दल के उद्देश्य और कार्यक्रम को स्पष्ट किए। ठीक है, यानी फिर से हम इस बात को देखेंगे कि लेनिन क्या थे, तो लेनिन जो थे बोलेस्विक क्रांति के प्रणेता थे। उनका जन्म 10 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे सिम्ब्रक नामक गांव में हुआ था। वो जो थे जारशाही का विरोधी और मार्क्सवाद का समर्थक थे और उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, और बोलेस्विक दल का वो नेता बने थे। 1905 में जब वो रूस क्रांति में उन्होंने जब भाग लिया तो 1917 में यानी मार्च जो है 1917 में कहाँ चले गए थे, स्विट्जरलैंड से जो है जब वो रूस जब वापस आए थे तो उन्होंने क्या किया कि बोलेस्विक दल का नेतृत्व ग्रहण किया। और अप्रैल 30 में यानी अप्रैल 30 में जो है उसने बोलेस्विक दल के उद्देश्य और कार्यक्रम को स्पष्ट किया। और लेनिन ने केरेंस्की की सत्ता जो है समाप्त कर, किसकी सत्ता पूछेगा, लेनिन ने किसकी सत्ता समाप्त की थी, तो लेनिन ने केरेंस्की की सत्ता समाप्त कर बोलेस्विक की सरकार स्थापित किया। और इसी प्रकार रूस में जो है सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी। किसकी वर्ग बनी, सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी। और सत्ता की बागडोर जो है संभालने के बाद लेनिन ने रूस के नवनिर्माण कार्य आरंभ किए और 1924 में जो है उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है।
तो इस प्रकार से लेनिन का एक संक्षिप्त परिचय था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको अच्छे से लिख भी लीजिए और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, रेशम मार्ग क्या था। तो रेशम मार्ग जो है वह मार्ग जिसमें जिससे प्राचीन काल से ही जो है चीन जो है मध्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। कब से? प्राचीन काल से। उसी को क्या कहते हैं? रेशम मार्ग कहलाता है। यानी वह मार्ग जिससे प्राचीन काल से ही जो है चीन है, मध्य एशिया और तथा यूरोप के बीच जो व्यापार हो रहा था उसी को रेशम मार्ग कहते हैं। समकंद यानी समकंद एशिया सीरिया मार्ग से प्राचीन काल में चीन का रेशम इसी मार्ग से यूरोप पहुंचता था। इसी कारण इसका नाम जो है रेशम मार्ग रखा गया। देखिए, अब जो है यूरोप जो पहुंचता था कैसे, किस मार्ग से? तो समकंद हो गया एशिया, सीरिया और इसी मार्ग से यानी समकंद एशिया सीरिया मार्ग से प्राचीन काल में चीन का रेशम इसी मार्ग से कहाँ पहुंचता था? यूरोप पहुंचता था। इसीलिए जो है इसके कारण जो है इसका नाम क्या रख दिया गया? रेशम मार्ग रख दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसको पढ़ भी रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, मेजनी कौन था। ठीक है, तो मेजनी कौन था? एकदम आसान भाषा में कि मेजनी जो था वो इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का क्या था? सदस्य था। एकदम आसान भाषा में बताएंगे कि मेजनी कौन था। तो मेजनी जो है भाई इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का क्या था? सदस्य था। और वह जो था सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का भी समर्थक और साहित्यकार भी था। यानी वो जो था कि गणतांत्रिक विचार का समर्थक था और साहित्यकार भी था। अब आपको बता दें कि 1830 में जो है नागरिक आंदोलन द्वारा जो है मेजनी ने उत्तर और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित का प्रयास किया। यानी मेजनी क्या कहते हैं कि 1830 में जो है नागरिक आंदोलन और उत्तरी और मध्य इटली को एक साथ जोड़ने के लिए गणराज्य बनाने के लिए स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन उसमें क्या हुआ? वो असफल हुए और इटली से पलायन करना पड़ा। यानी उनको जो है इटली से क्या करना पड़ा? पलायन करना पड़ा। और 1848 ईस्वी में मेटरनिख ने पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया और इस बार वह असफल रहा और फिर उसे जो है पलायन करना पड़ा। तो इस तरीका से जो है मेजनी कौन था उसका हम संक्षिप्त में हम आपको बताए हैं। उसको आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है। तो देखिए, पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवसाय है जिसमें निजी संपत्ति और निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यानी जिसके पास पूंजी वो उसका मालिक। पूंजीवाद का मतलब मेरा पूंजी तो हम मालिक हैं, आपकी पूंजी तो आप मालिक हैं। तो पूंजीवाद कहने का मतलब वही हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्लियर? यानी पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवसाय है जिसमें उसका सारा बागडोर निजी संपत्ति निजी अपना पैसा होता है उसका और निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। और यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकार जो है सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। अगर हम किसी भी चीज को देखें कि अगर हमारी पूंजी लगी हुई है तो हमें ये बेचना कितना में है वो मेरे पर डिपेंड करता है। उसका निर्णय हम लेंगे, ना कि सरकार लेगी। अगर सरकार लेती है तो वो हमारे साथ क्या करेगी? गलत करेगी, हस्तक्षेप करेगी बीच में कि नहीं आपको इतना में करना है। ठीक है, तो पूंजीवाद का मतलब यही होता है कि हमारी संपत्ति तो हम अपने संपत्ति को किस तरह से बढ़ाएंगे, किस तरीका से उसका यूज करेंगे, यही चीज हमें बताती है
कि पूंजीवाद की राजनीतिक में आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति और निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं और अक्टूबर क्रांति क्या है, यानी दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं या अक्टूबर क्रांति क्या है। तो जान लीजिए, 7 नवंबर 1917 में जब बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर जब अधिकार कर लिया, कौन? पेट्रोग्राद ने। 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन पे, बैंक पे, डाकघर पे, टेलीफोन केंद्र पे, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर जो है जब वो अधिकार कर लिया तो केरेस्की भाग गया। कौन भाग गया? केरेस्की जो था वहां से भाग गया और शासन का बागडोर बोल्शेविक के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष कौन था? लेनिन को बनाया गया था। जो पीछे हम लोग पढ़े भी हैं तो बोल्शेविक का नेता कौन बने थे? लेनिन। ठीक है, तो जिसका अध्यक्ष कौन बने? लेनिन बनाया गया। और इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं और इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 की घटना है, इसलिए जो है इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है और इसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, इसी को नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। जैसे अभी नवंबर महीना चल रहा है तो नवंबर की क्रांति भी यही कहेंगे। दैट इज क्लियर? समझ में आ गया कि अक्टूबर की क्रांति क्या थी? इसको नोट भी कर लीजिएगा। पूछेगा कि अक्टूबर की क्रांति कब हुई थी, तो 7 नवंबर 1917 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका कोई 2 कारण बताइए। यानी कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था किस कारण हुआ था, 2 कोई कारण बताइए। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के जो है निम्नलिखित जो है 2 कारण थे। पहला कारण क्या है कि यूरोपीय औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। क्यों भाई? और दूसरा है सामाजिक जो है प्रतिस्पर्धा, ये दूसरा। ठीक है, पहला यूरोपीय औद्योगिक जो है यूरोपीय औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और दूसरा है समाजवादी प्रतिस्पर्धा। देखिए पहला में क्या था, यह जो है यह युद्ध जो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कारण हुआ था और इस युद्ध के द्वारा ब्रिटेन अपने भारतीय उपनिवेश पर अपना प्रभाव बनाए रखना एवं सुरक्षा रखना चाहता था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। दैट इज क्लियर? यानी यह युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के कारण जो है इस युद्ध के द्वारा ब्रिटेन जो है भारत पे, कहा भारत पे जो है भारतीय उपनिवेश पर जो है अपना प्रभाव, उपनिवेश यानी हम अपना पैसा वहां निवेश करें तो मेरा अधिकार हो, तो ब्रिटेन जो है यहाँ युद्ध के द्वारा जो है ब्रिटेन ने अपने भारतीय उपनिवेश पर अपना प्रकाश जो है अपना प्रभाव बनाए रखना चाहा एवं सुरक्षा करना चाहता था कि हमारा वहाँ चीज हो। दूसरी चीज देखते हैं कि समाजवादी प्रतिस्पर्धा क्या थी। तो 1871 के बाद जो है जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। क्या बन गया? कि एक चुनौती बन गया और ये जो है मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच जो है ये हुआ था और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और जापान थे। वही केंद्रीय शक्तियों में जो है ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की जो है तुर्की थे। यही दोनों के वजह से जो है यही दोनों कारणों के वजह से जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है वो हुआ था। तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और जब आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि पहले वीडियो को देखिए, पढ़िए, तब जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए भी
और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब आप हमें जब एक सब्सक्राइब बढ़ाते हैं, जब एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी मनोबल बढ़ती है और हम अब काम करने के लिए अपने बच्चों के लिए जो है अक्सर आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे मॉडल पेपर 3। जब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को 2 पेपर जो मिला है आपको, मॉडल 1 मॉडल 2, उसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।